Good evening, everyone. नहीं सर। इवनिंग सर। नीचे। आवाज क्लियर है सभी को? जी यस सर। सर। चलिए, हिस्ट्री में कहाँ तक हो गया था? सेकंड लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोग? बौद्ध जैन के साहित्य। बौद्ध और जैन साहित्य हो गया था। चलिए, बौद्ध जैन साहित्य हो चुका था। पुराण भी हो चुका था ना, तो टोटल पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। 18 पुराण थे। और चार पुराण जिसको याद करना है बताया था, उनके बारे में अगर मैं अग्नि पुराण के बारे में बोलूं तो उसे किस चीज की जानकारी मिलती है? कृषि की। जी। कृषि और लोकतंत्र की, है ना, प्राचीन लोकतंत्र की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से? गुप्त वंश गुप्त की। वंश। गुप्त वंश। चलिए, हम्म, यजुर्वेद का दो भाग है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के दो वो के नाम बताइए, अरण्यक ग्रंथों के नाम बताइए। शुक्ल का और कृष्ण का एक बताइए, दोनों का एक एक। मैत्रायणी। हम्म। यजुर ठीक है। कृष्ण ये मैत्रायणी है। हाँ, और अथर्ववेद का? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, क्योंकि उसका अरण्यक तो है नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ ही है, तो बताइए। गोपद। 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 ठीक है। गार्गी संहिता को कौन लिखा था? कात्यायन। कात्यायन लिखे हैं, ठीक। और क्या बचा? तो चलिए, उतना पास्ट में, और जितना मैं बुक को याद करने के लिए दिया था, एक लिस्ट बना के उसको याद किए सभी? याद हुआ लगभग? उसमें 30 के आसपास थे ना लेखक और उनके पुस्तकों के नाम, उसको याद किए सभी? नहीं किए। बहुत सुंदर। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है। अब इसमें तीसरा पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? विदेशी यात्रियों का विवरण। इनसे क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इसको लिखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो मुख्य रूप से हम लोग चार विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, चार जगह के। एक पहला देखेंगे हम लोग यूनानी। ठीक है। एक लिखेंगे हम लोग चीनी। और एक देखेंगे हम लोग अरबी। और अंत में हम लोग देखेंगे जो अन्य दो बचे थे उनको। ठीक है। तो ये चारों लेखक के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनानी। यूनानी मतलब जो, अब देखिए, इतिहास की शुरुआत ही लगभग, यूनान एक बहुत विकसित सभ्यता थी उस समय में। ठीक है। तो अक्सर चीजें हमको ऐतिहासिक जो भी चीजें देखने को मिलती हैं वो अक्सर देखना यूनान से ही संबंधित होती हैं। ग्रीक है ना, जो ग्रीक है अभी वर्तमान में, तो उसी से संबंधित मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हे, हेरोडोटस को, है ना, जो स्वयं क्या है, इतिहास के पिता हैं। लिखिए, हेरोडोटस। ये यूनानी है, हेरोडोटस। हेरोडोटस, इनको क्या बोला जाता है? इतिहास के पिता बोला जाता है। इतिहास के पिता। क्या बुक लिखा था इन्होंने? तभी हिस्ट्री का नाम हिस्ट्री पढ़ा था। क्या लिखा था? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया बुक लिखा था, है ना। हाँ, इसी हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानना। इसी से क्या आया आप लोगों का? हिस्ट्री आया। और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है। तो अपने पास्ट के बारे में जानना क्या है? हिस्टोरिया। तो ये हो गए हेरोडोटस। ये प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे।
ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार, हेरोडोटस। ठीक, तो इनको याद रखेंगे। अगला याद रखेंगे दूसरा, टेसियस। एक याद रखेंगे टेसियस, ठीक है। टेसियस कौन थे? ये ईरान के थे, ठीक है। ईरान के ये राजवैद्य थे। ये ईरान के राज्य वैद्य थे, ठीक है। इन्होंने भारत के बारे में बहुत ही अतिशयोक्ति भरा बातें लिखा हुआ है अपने बुक में, ठीक है ना। तो इसको बस याद रखिए, एक टेसियस इनका नाम रखेंगे याद। और मतलब इनका जो भारत के प्रति बताने का तरीका था वो बहुत आश्चर्यजनक था, उसको बिलीव नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके कारण इनकी रचनाएं अविश्वसनीय हैं, ठीक है। तो इसको नहीं देखेंगे हम लोग। ईरान के राजवैद थे, इन्होंने लिख लेना भारत के लिए आश्चर्यजनक बातें की थी, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात किया था, है ना। तो भारत के लिए अतिशयोक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण आश्चर्यजनक बातें कही थी। आश्चर्यजनक बातें कही थी, ये लिख लीजिए, ठीक है, इनके लिए, टेसियस के लिए। अब अगला हम लोग देखते हैं यूनानी में ही मेगास्थनीज। अभी केवल यूनानी देख रहे हैं ना, तो तीसरा में लिखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? कौन थे ये? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। तो जो सिंध वाला एरिया को सिकंदर ने इसी को सौंप के चले गए थे, है ना, सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे वो कौन थे? मेगास्थनी। तो मेगास्थनी इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? इंडिका। इनके बुक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इस बुक में कहाँ की जानकारी मिलेगी? मौर्यकालीन मौर्यकालीन राजनैतिक स्थिति की जानकारी मिलती है, ठीक है। मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है, किससे? मेगास्थनीज के इंडिका से, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद अगला देखिए, एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन एरिथ्रियन सी, ठीक है ना। एरिथ्रियन सी, उस समय के हिंद महासागर को यूनानी लोग क्या बोलते थे? एरिथ्रियन सी बोलते थे, ठीक है। तो एरिथ्रियन सी मतलब हमारा जो हिंद महासागर है। तो इसके लेखक जो है वो अज्ञात हैं, पता नहीं चल पाया कौन लिखा है, ठीक है। इन्होंने बस एक बुक लिख दिया और इसमें हिंद महासागर में होने वाले पूर्ण रूप से जितने भी व्यापार होते थे उसके बारे में एक एक चीज का जानकारी दिया था, ठीक है। कब? 80वीं शताब्दी में, ठीक है। 18th एडी में। क्या बोलना चाहिए इसको? हिंद महासागर में होने वाले व्यापार की जानकारी दी थी। होने वाले व्यापार एवं, अब हिंद महासागर से भारत लगा हुआ है, तो भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिली थी इससे। भारतीय बंदरगाहों की जानकारी, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गए आपके चार इंपॉर्टेंट, और भी हैं, इनको भी याद रखेंगे। चलिए यहां तक लिख लिया पूरा, समझ में आया यहां तक? अगला लिखिए प्लीनी। पांचवा है प्लीनी, ठीक है। प्लीनी कौन थे? एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, उस समय के, जो प्रकृति पर रिसर्च करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बुक लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखा था। और इन्होंने भारत में पाए जाने वाले वनस्पतियों और जीवों की जानकारी दी थी इस बुक में, ठीक है। तो लिखिए, भारत में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की जानकारी लिखा था इसमें। वनस्पतियों की जानकारी, ठीक है।
प्लिनी ने दिया था। ठीक है, इनके बुक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री था। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिए, छठवां, क्लाडियस। क्लाडियस, एक सेकेंड, क्लॉडियस। ठीक है, क्लॉडियस कौन थे? एक महत्वपूर्ण रोमन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है ना। इनके बुक का नाम था क्या? भूगोल और अल्मागेस्ट करके बुक था। ठीक है, इसको लिखिए क्लॉडियस का। ये एक कौन थे? रोमन गणितज्ञ थे, रोम के गणितज्ञ थे। ठीक है, ज्योतिष भी थे और भूगोल शास्त्री भी थे, भूगोल शास्त्री। ठीक है, इनके बुक का नाम था भूगोल और अल्मागेस्ट, भूगोल और अल्मा गेस्ट करके बुक का नाम था इनका। ठीक है, तो क्लाडियस को याद रखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्लाडियस, लेकिन ये प्लीनी इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रियन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज का इंपॉर्टेंट है, टेसियस का इंपॉर्टेंट है, हेरोडोटस का इंपॉर्टेंट है। और अभी दो और बता रहा हूँ, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक छठवां, ये क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है तो इसको दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, छठवां और सातवां। एक लिखिए डाइमेकस और एक लिखिए डायनोसियस। डायनोसियस, एक लिखिए डाइमेकस, एक लिखिए डायनोसियस। तो डाइमेकस और डायनोसियस में दोनों को अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई इसका इसको मार देता है, उसका उसको टिक मार देता है। तो डाइमेकस जो थे वो सीरिया के राजा एंटीओकस के राजदूत थे। ठीक है, ये सीरियन राजा, सीरियन राजा एंटीओकस, इसके एंटीओकस, एंटीओकस के राजदूत थे डाइमेकस। ठीक है, और ये किसके दरबार पे आए थे? किसी को पता है? बिंदुसार के दरबार में आए थे, है ना। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और किसके पिता? अशोक के फादर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पिता थे ये। ठीक है ना, मौर्य शासक अशोक के पिता थे। तो ये चीज याद रखना। जबकि डायनोसियस कौन थे? मिस्र राजा फिलाडेल्फस के राजदूत था, है ना। मिस्र मिस्र शासक फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस, मिस्र शासक फिलाडेल्फस का राजदूत था। और ये किसके समय में आया था? तो ये अशोक के समय में आया था। दोनों मौर्य शासक ही हैं, तो ये अशोक के समय में आया था। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे डाइमेकस और डाइनोसियस में। ठीक है, ये सीरियन राजा एंटीओकस का राजदूत था और ये मिस्र राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था। ये बिंदुसार के समय में आया था और डायनोसियस किसके समय में आया था? अशोक के समय में आया था। क्लियर? यहां तक यूनानी जो भी, क्या बोलना चाहिए, यात्री हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम है? यूनानी यात्रियों में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताइए। अगला हम लोग देखेंगे चीनी यात्रियों के बारे में एक एक करके। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, चीनी यात्री। चीनी यात्री। अब चीनी यात्री में सबसे प्राचीन समय में सबसे पुराने पहले आए थे फाहियान। ठीक है, फाहियान, या तो हिंदी में लिखेंगे तो फा आधा यान, फाहियान। ठीक है, फाहियान ये किसके समय में आए थे? फाहियान गुप्त शासक, चंद्रगुप्त शासक किसके समय में? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम क्या था? उपनाम विक्रमादित्य। इनके समय में ये आए थे। ठीक है ना, फाहियान। ठीक है, और ये क्या करने, इन्होंने क्या कहा था? इस समय मध्य प्रदेश के शासकों को, मध्य प्रदेश के शासकों को नहीं, मध्य प्रदेश की जनता को अत्यंत खुशहाल और समृद्ध बताया था। अत्यंत खुशहाल और समृद्ध बताया था। अच्छा हुआ उसी समय आया था, अभी आता तो क्या बताता? समृद्ध और खुशहाल बताता कि
दुखी और परेशान बताता है ना, समृद्ध बताया था। ठीक है। ये गुप्त काल का पूरा विवरण दिया था, मतलब अपने समय में, ये गुप्त के समय में आया था, गुप्तकालीन विवरण देगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा संयुगन। इसके बाद आए थे संयुगन, ठीक है, दूसरा में। ठीक है, ये लगभग 518 बीसी में भारत आए थे, ठीक है, संयुगन। क्लियर है। इन्होंने गंधार क्षेत्र पे दौरा किया था। गंधार मतलब, कहाँ है गंधार क्षेत्र? अफगानिस्तान है ना। तो गंधार क्षेत्र का दौरा किया था। ठीक है। गांधार क्षेत्र अफगानिस्तान साइड में है ना। तीसरा लिखिए वेन सॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है ये वेन सॉन्ग। सर ये ठीक है। नाम क्या लिखे हैं सेकंड वाला? संयुगन, संयुगन, संयुगन। ठीक है। वेन सॉन्ग को क्या बोला जाता है? यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है हेनसांग को, क्योंकि इन्होंने इतना दौरा किया है भारत, जगह जगह घूमा है इन्होंने। छत्तीसगढ़ में कोसल क्षेत्र में भी आके घूम के गए हैं, ठीक है ना ये। तो ये कब भारत आए थे? 629 एडी में भारत आए थे। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन, जो कन्नौज के मौखरी वंश के शासक थे, इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था, क्या? सी यू की। इनके बुक का नाम है, ह्वेनसांग के बुक का नाम है सी यू की। ठीक है। इसमें क्या जानने को मिलती है? हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी। हर्षवर्धन के राजतंत्र व्यवस्था लिख लीजिए इसको, है ना। हर्षवर्धन के समय की राजतंत्र व्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है इनके बुक में। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, आके अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है। इसी समय जब नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करने आए थे, तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे? कुलपति थे शिलभद्र, आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है। चलिए, इसको खाली शिलभद्र नहीं लिखते हैं, आचार्य शिलभद्र लिखिए यहाँ पे, ठीक है। आचार्य शिलभद्र, ठीक है। ये कौन थे? उस समय कुलपति थे। चलिए बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी, या किसी भी राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनके कुलपति ऑटोमेटिक कौन होता है? अपने आप स्वतः कुलपति कौन बन जाता है वहां का? राज्यपाल। राज्यपाल बन जाता है ना। इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज है किसी भी राज्य में, तो उस राज्य का राज्यपाल उसका कुलपति हो जाता है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो उसका राज्यपाल राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है। चलिए, ये स्वतः होता है, इसके लिए कोई प्रावधान की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, अब अगला लिखेंगे क्या? इतना में आप लोगों का हो गया चीनी यात्रियों के बारे में पूरा। एक और चीनी यात्री को इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे, इक्सिंग करके। ये भी नालंदा विश्वविद्यालय में खाली पढ़ने के लिए आया था। तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन से चीनी यात्री नहीं है करके, तो ये चारों को याद रखेंगे। ये क्या करने आया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आया था। बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आया था। ठीक है। तो टोटल इन पांच, चारों का नाम याद रखेंगे चीनी में। फाहियान, संयुगन, हैंसांग, इत्सिंग। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। संयुगन कब आया था? 518 में गांधार क्षेत्र में। और हैंसांग कब आया था? हर्षवर्धन के काल में, 629 में। ठीक है। 629 में यहाँ आया था, और 639 में छत्तीसगढ़ आया था। 639 ईसा में, ठीक है, ईस्वी में होगा। छत्तीसगढ़ आया था। 629 में भारत आया था, उसके जस्ट 10 साल बाद
639 में यहाँ आया था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कौन से नाम से पुकारा था? फेंसांग। भारत को, किया भारत के सलो। बुक का नाम उसका तो सीयूकी था। हाँ, कौशल नहीं बोल पाता था, है ना, तो वो कौशल प्रदेश को कियासलो बोलता था। कियासलो, कियासालो, है ना, कौशल को। ये छत्तीसगढ़ को कियासलो बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरबी लेखक। अगला लिखिए अरबी लेखक। अब अरबी लेखकों के बारे में सबसे पहले कौन आएगा? अल बरूनी, ठीक है। पहला लिखिए अल बरूनी। अल बरूनी, ठीक है। ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। इसके बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक है, इनके बुक का नाम था। ये कौन सी भाषा? अब अरबी है ऑब्वियसली, तो इसकी भाषा कौन सी होगी? अरबी में लिखा था, ठीक है, अरबी भाषा में ये बुक को लिखा था, किताब उल हिंद को। और इस समय में, अब अलबरूनी, महमूद गजनबी कब भारत में आया था? 1192-93 में आया था। कब? पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। तो उसी समय की तो जानकारी मिलेगी, तो इससे क्या, भारतीय राजपूतों की जानकारी मिलती है इसके बुक से, है ना, भारतीय राजपूतों की जानकारी। चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, है ना, जिसको पृथ्वीराज बोला गया है। उन्हीं के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। तो भारतीय राजपूतों की जानकारी और उनके शासन की जानकारी मिलती है, मतलब राजपूतीन कालीन संस्कृति और राजनीति की जानकारी हमें किताब उल हिंद से पता चलता है, ऐसे लिख लो। चलो, उसके बाद दूसरा लिखिए इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है, इसको लिखो। ये कहाँ का था? ये था मोरक्को का। मोरक्को का निवासी था ये, ठीक है, मोरक्को का निवासी था, ठीक। इसके बुक बुक का नाम किताब उल रेहला था, ठीक है, किताब उल रेहला। किताब उल रेहला, याद रखेंगे, ठीक है। अलबरौनी बोले तो किताब उल हिंद, और इब्न बतूता बोले तो किताब उल रेहला, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मध्यकालीन भारत में, है ना, एमबीटी के समय आया था। तो सोचो, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा इससे प्रभावित हुआ था कि इसको दिल्ली का काजी बना दिया था। काजी मतलब न्यायाधीश समझो उस समय का, ठीक है। तो इसको एमबीटी ने दिल्ली का काजी बना दिया था। दिल्ली का काजी बना दिया था। काजी बना दिया था, ठीक है। तो इससे किसकी जानकारी मिलेगी? इसके बुक से दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है ना, दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है इब्न बतूता के बुक से। क्लियर है? चलिए, अब कुछ अन्य लेखकों के बारे में जान लेते हैं। दो हैं इनमें, इसको, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। एक थे तारानाथ। मेरे को अंदर से फीलिंग आता है कि तारानाथ से कभी ना कभी एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, आज तक पूछा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है तारानाथ, ठीक है। और एक थे मार्को पोलो। मार्को पोलो का तो पूछ चुका है, मार्को पोलो कई बार पूछा है कि कहाँ का निवासी था, है ना, कब आया था, लेकिन तारानाथ के बारे में अभी पूछा नहीं है। तो तारानाथ को याद रखना, ये एक तो पहला तिब्बती यात्री था, ठीक है, पहला एक था ये तिब्बती यात्री था तारानाथ। और ये बुक का नाम लिखा है तंग्यूर। तंग्यूर या तो फिर कंग्यूर, तंग्यूर कंग्यूर इसके बुक का नाम है, ठीक है। इससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इस बुक से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। इससे ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, ये कभी ना कभी आएगा और इसका बुक आएगा, तंग्यूर और कंग्यूर। तो इसको एक ट्रिक से याद रखना, टी टी टी, तारानाथ तिब्बत तंगूर, बस ये याद रखना, ठीक है। तारानाथ तिब्बत तंगूर, ठीक है, टी टी टी, कोई दिमाग नहीं लड़ाना है। तारानाथ तिब्बत तंगूर,
फिर कैंग्यूर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये T3 करके याद रख लेना, इसको मैं ऐसे ही याद रखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और अगला है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। कब आया था? 13वीं सदी में आया था ये। लेकिन ये साउथ इंडिया में आया था, है ना। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में आया था। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में, पांड्य प्रदेश में, ठीक है। तो मार्को पोलो को याद रखना, तारानाथ और मार्को पोलो याद रखना। अब इससे ज्यादा डीप तो कुछ नहीं आ सकता और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण में। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बताओ, कोई दिक्कत है तो। नो सर। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाले अभिलेखों के बारे में, ठीक है। जो दक्षिण भारत में क्या लिखा है? क्या चीज? दक्षिण दक्षिण भारत के पांड्य, क्या लिखा है? पांड्य पांड्य प्रदेश, चेर पांड्य। चोल पांड्य, ये सब दक्षिण भारत के राजतंत्र थे ना। तो उसमें पांड्य प्रदेश में आया था उसके, ठीक है। चलिए अब अगला लिखिए आप, पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। अब पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अभिलेखों के बारे में जानेंगे। अभिलेख, अभिलेख को क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये अभिलेख। उसके बाद सिक्कों के बारे में जानेंगे, किस किस प्रकार के सिक्के मिले थे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉइन्स बोलेंगे। उसके बाद स्मारकों के बारे में जानेंगे, बौद्ध स्मारक, दुनियादारी, विभिन्न प्रकार के महरौली का स्तंभ, और क्या बोलते हैं, महरौली का गुप्त कालीन स्तंभ, और ये गरुड़ स्तंभ, ठीक है ना। इन सब के बारे में जानेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मारक को मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगला मृद भांड। मृद भांड मतलब उस समय मिट्टी के जो भी बर्तन बनाए जाते थे उनकी जानकारी। तो मृद भांड को क्या बोलते हैं? पोटरी, ठीक है। उसके बाद मूर्तियों के बारे में देखेंगे हम लोग। मूर्तियां, ठीक है ना। मूर्तियां को क्या बोलेंगे? स्कल्पचर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद भित्ति चित्र, विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्र गुफाओं के, ठीक है ना। भित्ति चित्र को क्या बोलेंगे? ग्राफिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लिखो, ग्राफिटी, ठीक है। हिंदी में ही याद रखना, इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला अब देखते हैं अभिलेख। स्टार्टिंग में हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब क्या? ऐसे साक्ष्य जिसको पुरातत्ववेत्ता लोग अपने मतलब खोज खोद कर या तो फिर कहीं पे मिला है उस तरीके से निकाला जाता है इसको, ठीक है ना। ये डायरेक्ट हमको नहीं मिलते। इससे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं। इससे प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृतियों को समझने का प्रयास किया जाता है। ये खोज के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताइए मेरे को, भारत में पुरातात्विक साक्ष्य के पितामह किसे कहा जाता है? भारत के पुरातात्विक शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? तो उसको याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इन्होंने ही क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय पुरातात्विक संस्थान का स्थापना किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पुरातात्विक शास्त्र के जनक कहा जाता है। पुरातात्विक शास्त्र के जनक कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्लियर? चलिए अब उसके बाद पहला चीज बताइए, अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख किसे कहते हैं? व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? अभिलेख क्या होता है? जो चट्टानों पर लिखा जाता है। ठीक है, चट्टानों पे लिखा जाता है, उसको हम लोग एक पार्ट में ले सकते हैं अभिलेख का। जैसे शिलालेख, शिलालेख को कोई बहुत बड़े पत्थर के चट्टान में कुरेद कर बनाया जाता है ना, उसमें लिखा जाता है, तो वो
अभिलेख के अंतर्गत में आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभिलेख के अंतर्गत में वही आए ये जरूरी नहीं। ताम्रपत्र भी आपके अभिलेख में आ जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रकार के ये आपके शिलालेख हैं वो इसमें आ जाएंगे, स्तंभ लेख हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अभिलेख का मतलब ये नहीं होता, अभिलेख का मतलब ये होता है कोई भी कठोर सतह पे अगर हम लोग कोई पत्थर या धातु से कुछ उत्कीर्ण करते हैं उसमें, है ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका अभिलेख कहलाता है, ठीक है। तो अभिलेख में लिख लेना कठोर सतह, कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख। अब इसके अंतर्गत आप लोग ले सकते हैं शिला लेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, ये सब आपके अभिलेख में आएंगे, ठीक है। चलिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है, ठीक है। एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है, हिंदी में भी लिख दूं, एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, प्राचीन काल में जो अभिलेख हैं उनमें कुछ लिपि होती थी, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि होता था ना। तो ये सब लिपि, तो लिपियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसको भी याद रखना। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पैलियोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, ठीक है। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर, अच्छा सिक्का मैं बताऊंगा उसको, जब सिक्के को पढ़ेंगे तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, उसको उसी समय देखेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर है। तो देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख हम लोग देखें तो एक है एशिया माइनर का, जो तुर्की वाले क्षेत्र में है उसका बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो यहाँ पे लिख लो प्राचीनतम अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, एशिया माइनर क्यों बोलते हैं, देखो ये एशिया है मान लो, ठीक है, ये पूरा, तो एशिया का जो पश्चिम भाग का छोटा एरिया है उसको माइनर बोला जाता है, और पूर्व का एरिया बड़ा होता है इसको मेजर बोला जाता है। तो इस एरिया में एक जगह आता है तुर्की, क्या तुर्की, अभी इसका नाम हो गया है तुर्कीये, ठीक है। तो इस ये जो तुर्कीये वाला एरिया है वो क्या कहलाता है, एशिया माइनर कहलाता है, ठीक है। एशिया का पश्चिमी क्षेत्र। तो खैर उसको हटाओ, आप ये याद रखो कि सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगाज कोई, बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। ये कहाँ पे मिला है हमको, एशिया माइनर में, एशिया माइनर, जो तुर्की क्षेत्र है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एशिया माइनर बोलते थे पुराने समय में। इसका एक प्रॉपर्टी है, इसमें जो भारत में पूजे जाने वाले देवताओं हैं उनकी सेम जानकारी वहां भी मिलती है, मतलब वहां के भी पूजा करने वाले लोग, यहाँ के पूजा करने वाले, मतलब उस समय के सारे भगवान सेम थे। हम लोग अभी बांटे हैं भगवान लोगों को, ठीक है। तो उस समय भी उन्हीं देवी देवताओं का पूजा किया जाता था जो सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था, ठीक है। तो इसमें लिखिए, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ठीक है, इन सब देवताओं की जानकारी मिलती है, नासत्य देवताओं की जानकारी, क्लियर है। ये है आप लोगों को बोगाज कोई अभिलेख, जो सबसे प्राचीन अभिलेख है, क्लियर। देखो, अब एक चीज याद रखना, भारत में अभिलेखों के प्रचलन को, भारत में अभिलेखों को प्रचलित करने वाले शासक का नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे, किसके अभिलेख सबसे ज्यादा मिले हैं, अशोक, अशोक की। अशोक के, है ना। प्रचलित करने वाले शासक में याद रखना कौन है, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। और इनके जो अशोक के जितने भी अभिलेखों को किसने खोजा था, किसने खोजा था, खोजा था टी फैंथलर ने, खोजा था किसने, तो टी फैंथलर, टी फैंथेलर ने खोजा था, कब, 1750 में खोजा था, ठीक है।
लेकिन वो खोजे थे लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है। तो पहली बार सफलतापूर्वक पठन कार्य किया था, इसका पठन कार्य कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। लगभग 87 साल बाद किए थे इसके पढ़ाई को, मतलब इसको पढ़ पाए थे 87 साल बाद, ठीक है, 1837 में। ठीक है, क्लियर। तो इनमें जो इनके अभिलेखों के भाषा थे वो क्या थे? प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। लेकिन लिपि अलग अलग था, ठीक है। हर जगह की लिपि अलग अलग होती है। तो अशोक का समय भारत का जो मौर्य शासन था वो अफगानिस्तान से लेके ईरान के साइड से लेके पूरा भारत के पूर्वोत्तर भारत तक फैला हुआ था, ठीक है ना। तो वो कई लिपियों में लिखा गया था। कौन कौन सा लिपि था उसमें? एक था ब्राह्मी, एक था खरोष्ठी, और एक था अरमाइक। ठीक है, इतना याद रखना। ये अशोक के अभिलेख हमें इस लिपियों में मिले हैं, और ये भाषा है। इसको खोजा था टी फैंकलर ने, पढ़ने का कार्य किया था जेम्स प्रिंसेप ने। भारत में अभिलेखों को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? सम्राट अशोक को जाता है। क्लियर। और कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब और कुछ कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। बोगाज कोई का देख लिए। अब देखिए, मध्य भारत में जो भागवत धर्म की जानकारी मिलती है वो किससे पता चलता है हमें? विदिशा में बेस नगर है, वहां पे हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी, ठीक है। तो उस गरुड़ स्तंभ से हमें मध्य भारत के भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, तो इसको भी लिख लो। मध्य भारत में भागवत धर्म की जानकारी हेलियोडोरस ना, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस के विदिशा, विदिशा में ही एक जगह है क्या? बेस नगर, बेस नगर के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखो, ये जो हेलियोडोरस था ये एक यूनानी था, ठीक है, यूनानी राजदूत। वो आया था भारत, ठीक है। तो उस समय भारत में वैष्णव संप्रदाय बहुत चरम सीमा में था। तो वो इतना प्रभावित हो गया कि मतलब उससे खुश हो गया, और एक क्या कराया था, वहां पे गरुड़ स्तंभ बनवाया था, ठीक है। वो गरुड़ स्तंभ कहाँ पे बनवाया था? मध्य प्रदेश से। विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश के विदिशा नामक जगह में एक जगह है बेसनगर। उस बेसनगर में ये गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया था, जिससे हमें क्या चीज की जानकारी मिलती है? वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है, भागवत धर्म की। क्यों? गरुड़, गरुड़ मतलब क्या समझते हो? गरुड़ क्या है? विष्णु का विष्णु वाहन है का ना, वाहन। विष्णु विष्णु का भगवान का, वाहन। हाँ। तो उससे क्या पता चला? भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभिलेखों से संबंधित हैं। सबसे पहले, कौन सा अभिलेख है जिसमें भारत को भारतवर्ष के नाम से पहली बार पुकारा गया है? तो उसको लिखेंगे आप लोग हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग शासक खारवेल का था ये हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका है? कलिंग शासक खारवेल का। कलिंग शासक खारवेल का, ठीक है। खारवेल कौन से वंश को मानता था? कौन से धर्म को मानता था खारवेल? जैन धर्म को मानता था, ठीक है ना। लेकिन इसके हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, ठीक, क्लियर। चलिए, दूसरा लिखिए, भारत में हूणों के आक्रमण की जानकारी। भारत में हूण लोग आक्रमण करते थे, ठीक है। हूण एक एकदम दरिद्र जनजाति था, ठीक है, जो मध्य भारत में था। वो कई बार भारत पे लूटने के मकसद से आक्रमण करते रहते थे बीच बीच में, ठीक है। उनको मतलब एक जानवरों की तरह उन लोगों का जीवन यापन होता था। तो उसकी आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो भारत में हूणों के आक्रमण की जानकारी, तो हूणों का आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? ये मिलती है हम लोगों को भीतरी स्तंभ लेख से, ठीक है। और ये भीतरी स्तंभ लेख किसका है? स्कंदगुप्त का है।
म्यूट कीजिए, भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, और ये किसका था? समुद्रगुप्त का। तो याद रखना, समुद्रगुप्त ऐसा गुप्त शासक था जिन्होंने हुणों के आक्रमण को रोक दिया था भारत में। ठीक है, हुणों को पराजय कराया था, उसमें ये लिखा गया है। तीसरा लिखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य। ठीक है, ये हमें मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख। ठीक है, ये किसका है? भानुगुप्त का है, याद रखना। चौथा लिखेंगे, ऐसा कौन सा वंश है जिसकी हमें केवल जानकारी अभिलेखों के द्वारा ही प्राप्त होती है? तो याद रखना, ये सातवाहन वंश है। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे? सातवाहन राजाओं के शासनकाल की जानकारी का स्रोत। राजाओं के जानकारी का स्रोत उनके अभिलेख हैं। अभिलेख हैं, ठीक है, इनके अभिलेखों से ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद अगला, भारत में जान रहे हो, भारत से ही रेशम मार्ग होकर गुजरता था, जिसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क पूरा अपने कब्जे में रखा था। इसीलिए कनिष्क के समय में भारत बहुत फला फूला और आगे बढ़ा था, क्योंकि जो चाइना से रेशम होते हुए जाता था पूरे एशिया माइनर की ओर, तुर्की, आप लोगों का विदेश में मतलब इधर तुर्की हो गया, अफगानिस्तान, ईरान, ये पूरा सिल्क रूट जो है वो पूरा भारत के बीचों बीच से होके जाता था, मतलब भारत के ऊपरी एरिया में। तो उस पे कनिष्क का शासन था। तो हमें रेशम बुनकरों के श्रेणियों की जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो लिखो, रेशम बुनकरों के श्रेणियों की जानकारी। श्रेणियों की जानकारी ये हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये मंदसौर अभिलेख किसके था? यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन का था ये मंदसौर अभिलेख। तो इसमें हमें रेशम बुनकरों की जानकारी किससे मिलती है? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। ठीक है, ये किसका था? मालवा नरेश यशोवर्मन का था। मालवा नरेश यशोवर्मन, यशोवर्मन। ठीक है, इसको याद रखना। क्लियर? और और क्या, चलिए उसके बाद अब कुछ अभिलेख लिखा रहा हूं, और उस अभिलेख, वो सब अभिलेख भी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ देगा कि यह अभिलेख किसने लिखवाया था, किसके शासन काल के समय का है, तो उसको याद रखना। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दिया पहले। ये हाथी गुम्फा अभिलेख इंपॉर्टेंट है आपका, भीतरी अभिलेख इंपॉर्टेंट है, एरण अभिलेख इंपॉर्टेंट है, मंदसौर अभिलेख इंपॉर्टेंट है। वैसे और कुछ भी कुछ कुछ अभिलेख हैं, उनको आप लोग लिखते जाइए। अब कंटिन्यू मैं लिखाते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। सबसे पहला लिखेंगे, वो सबको रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना, जो मैं पहले लिखा चुका हूँ। ठीक है, उस पहला लिखिए आप, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़, या इसी को क्या बोलते हैं? गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका था? ये उज्जैन के शासक रुद्रदामन का था। उज्जैन के शक शासक ना, शक वंश के शासक थे कौन? शक शासक रुद्रदामन का था। ठीक है, तो रुद्रदामन ने क्या किया था? सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। सबसे पहले सुदर्शन झील को कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके सेनापति पुष्यगुप्त ने बनवाया था। फिर उसके बाद उसका मरम्मत कराया था अशोक ने कराया था। फिर उसके बाद उसका मरम्मत एक गुप्त शासक कराया था, गुल बाद में बताऊंगा। उसके बाद उस सुदर्शन झील को मरम्मत कराया था। ठीक है, तो उसमें इसी चीज की जानकारी मिलती है। तो ये जो आपका जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख है, ये संस्कृत का सबसे पहला और सबसे बड़ा अभिलेख है। लिखो इसको, विशुद्ध संस्कृत में ना, मतलब प्योर संस्कृत का, प्योर संस्कृत का प्रथम व सबसे बड़ा अभिलेख। सबसे बड़ा अभिलेख है कौन? जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। इससे क्या चीज की जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील के मरम्मत की जानकारी। सुदर्शन झील के मरम्मत की
जानकारी मिलती है इससे। क्लियर। चलिए, अब दूसरा लिखिए, नासिक गुहा लेक। ठीक है, नासिक लेक लिखाया कौन है इसको? अरे, गौतमी बलश्री के समय में ये गुहा अभिलेख लिखाया गया था। इसमें तो गौतमी बलश्री कौन से वंश से संबंधित थी? सातवाहन। तो इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, नासिक अभिलेख से। चलिए, अगला सर ये लिखिए। लास्ट वाला एक बार बोल दीजिए ना। गौतमी क्या नासिक, लिखा है? गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। ठीक है, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला लिखिए, नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख किसका है? नागनिका की है ना? ये नागनिका, नाना से नागनिका याद रखना। ठीक है, नाना नागनिका। तो ये नागनिका का जो अभिलेख है, ये कौन थी? सातकर्णी प्रथम, जो सातवाहन शासक थे सातकर्णी प्रथम, उनकी पत्नी थी ये। ठीक है, तो इससे भी सातवाहन वंश की जानकारी मिलेगी। तो लिखना है इसका, सातवाहन वंश के राजा, सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, की पत्नी थी कौन? नागनिका। तो ऑब्वियस सी बात है, नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। क्लियर। चलिए, अगला लिखेंगे, मंदसौर अभिलेख हो गया है। अगला लिखिए, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है ना, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसका है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड का है एहोल अभिलेख। ठीक है, इसमें ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, तो एहोल अभिलेख में लिख लो, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, P2 लिख दे रहा हूं ना, पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिलती है इससे, युद्ध की जानकारी। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय है ना, जो P2 लिख दिया हूं वो। क्लियर। उसके बाद अगला लिखिए, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, ये तो प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसी को बोलते हैं। इसको किसने लिखा था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, उन्होंने लिखा था इसको। चंपू शैली में लिखा था। चंपू शैली मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये किसके लिए था? वो समुद्रगुप्त का है। ठीक है, इसको लिखा कौन था? हरिसेन ने, हरिसेन द्वारा कृत, हरिसेन कृत लिख लो, है ना। और कैसा है ये? चंपू शैली में है। चंपू शैली जो गद्य और पद्य दोनों में रहता है उसको क्या बोलते हैं? चंपू शैली बोलते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य। तो ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों में है, चंपू शैली में है? बताओ, बोलो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद सर। यजुर्वेद। ठीक, चलो, तो इसमें हो गया समुद्रगुप्त के। तो इसमें क्या मिलेगा तुमको? समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन, विजयों का वर्णन लिख लो। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, चलिए, एक और अभिलेख लिखिए, छठवां, उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर अभिलेख, ये किसका था? चोल शासक परांतक प्रथम, है ना, चोल शासक परांतक प्रथम का था ये, परांतक प्रथम। ठीक है, यही है जिसमें सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है।
कभी पंचायती राज पे निबंध लिखने को आए तो लिख देना इसको। उत्तर मेरूर अभिलेख जो चोल शासक परांतक प्रथम का था, उससे हमें पहली बार भारत में स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, लिखो स्थानीय स्वशासन की जानकारी। है इम्पोर्टेंट, ग्राम सभा की जानकारी मिलती है हमें, और इस ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को चलाने के लिए विभिन्न समितियों की जानकारी मिलती है। ग्राम पंचायत लिख लो, ग्राम प्रशासन लिख लो यार। ग्राम प्रशासन को चलाने हेतु विभिन्न समितियों की जानकारी, समितियों की जानकारी मिलती है। किससे? उत्तर मेरूर अभिलेख जो किसका था? चोल शासक परांतक प्रथम का था। क्लियर? चलिए अगला लिखिए, सातवां, महरौली अभिलेख। महरौली अभिलेख, ठीक है। ये महरौली अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त सेकंड का। ठीक है, इसमें इनके विजय की जानकारी मिलती है, विजय की जानकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो महरौली का जो अभिलेख था ये एक लौह स्तंभ है। ठीक है, लौह स्तंभ। सोचो, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का लौह स्तंभ, अभी भी एक भी जंग नहीं लगा है उसमें, उसको एज इट इज महरौली से उखाड़ के अभी दिल्ली में ला के रख दिए हैं उसको, मतलब दिल्ली में लगाया गया है। ठीक है ना, जहाँ पे क्या है, कुतुब मीनार है, वहीं पे है, इसको लाके मुस्लिम शासकों ने इसको उठा के लाया था और वहां पे गाड़ दिया है। ठीक है, लेकिन अभी तक एक भी रस्टिंग नहीं हुआ है इसमें। तो सोचो, एक उस जमाने के उत्कृष्ट धातु कला का हमें क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। अब अभी देखो, अभी 2 दिन नहीं हुए रहता है, कुछ स्टील का चीज खरीद के लाओगे, 2 दिन पानी में रखोगे, जंग लग जाता है। लेकिन उस समय का सोचो, उस डेट से लेके आज तक एक भी जंग नहीं लगना, मतलब ये क्या है? गुप्त काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का परिचायक है। लिख लो कहीं पे इसको, क्या लिखोगे? गुप्त काल के, गुप्त काल के उत्कृष्ट धातु कला का परिचायक। ठीक है, महरौली का आपका अभिलेख। और बेसनगर का गरुड़ स्तंभ को बता दिया, हेलियोडोरस का। ठीक है ना, जो हेलियोडोरस था वो किसका राजदूत था पता है? यूनानी शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। उसको लिख लेना, वहां पे जहां पे मैं लिखाया था वहीं पे हेलियोडोरस में लिख लेना। हेलियोडोरस जो गरुड़ स्तंभ बनवाया था वो किसका था? यूनानी शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। यूनानी शासक एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स का राजदूत था। क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर? सारे अभिलेख क्लियर हो गए आपके? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो, समझ नहीं आ रहा है कुछ तो बताओ। आ गया। क्योंकि ये, हाँ इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये पूछ लेगा ना कभी भी कि हेलियोडोरस कौन था, किसका राजदूत था, कहाँ आया था। चलिए अब थोड़ा सा सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया पूरा सभी? जी सर। हाँ। चलिए अगला लिखो, सिक्कों से संबंधित जानकारी। सिक्कों से जानकारी।
आवाज सबको क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है आवाज में? डिस्प्ले भी पूरा क्लियर है? क्लियर है सर। ये ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाना सही रहता है कि व्हाइट बैकग्राउंड में सही रहता है? ब्लैक ब्लैक सही ठीक है। है भैया। ये वाला बैकग्राउंड सही है कि व्हाइट बैकग्राउंड सही रहेगा? ब्लैक ठीक है भैया, व्हाइट एकदम आंख में आता है। ब्लैक ठीक है सर। आप क्लियर है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सभी को कि नहीं दे रहा है? थोड़ा कट कट के आ रहा है। दे रहे हैं सर, बीच बीच में कट जाता है थोड़ा सा। थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। चलिए उतना हम्म। एडजस्ट कीजिए। बाकी ये बैकग्राउंड सही है ना? ब्लैक बैकग्राउंड, इसमें ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में पढ़ाना। हाँ सही है सर। यस सर। चलो ठीक है। तो सिक्कों से संबंधित जान देखिए, सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किसने शुरुआत किया था? यूनानी शासकों ने शुरू किया था, ठीक है, इसको लिख लो। सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन और उसमें लेखन कार्य, उसमें लेखन किसने शुरू किया था? यूनानी शासकों ने, लिख लो, है ना? यूनानी शासकों ने शुरू किया था, ठीक है। और अगर भारत में पूछे, भारत में, तो भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? शक शासकों ने शुरू किया था। शक शासकों ने। क्लियर? अब कुछ याद रखो सोने के सिक्कों से संबंधित। सोने के सिक्के, ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे, कुषाण शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है ना? अगर मैं सर्वाधिक सोने के सिक्के बोलूं, सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के में बोलेंगे तो कौन? गुप्त शासकों ने, ठीक है। और मैं बोलूं सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो क्या कौन हो जाएगा? किसने? हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। हिंद यवन शासकों ने। ये याद रखिएगा तीनों पॉइंट, ठीक है। और एक चीज याद रखना, एक पुडुचेरी में एक अरिकमेडु नामक जगह है, वहां पे हमें रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? तो रोमन सिक्का प्राप्त होने का मतलब क्या समझे? हमारा व्यापार रोम के साथ भी था, ठीक है ना? तो इससे हमें विदेशी व्यापार की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो लिखना, पुडुचेरी के निकट क्या जगह है? अरिकमेडु। अरिकमेडु नामक जगह में हमें, मतलब जगह में हमें क्या, जो खोजे उनको, है ना? सोना नहीं, यहाँ रोम कालीन सिक्के मिले हैं। रोम कालीन भी नहीं, क्या बोलना चाहिए उसको? रोमन सिक्के मिले हैं, लिखो। रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है। अरिकमेडु में, कहाँ पे है? पुडुचेरी के निकट में। इससे हमें क्या मिलता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जानकारी मिलती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जानकारी, ठीक है। इससे हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जानकारी मिलती है, ठीक है। देखो प्राचीनतम जो सिक्के होते थे वो कैसे सिक्के होते थे? आहत सिक्के होते थे। उनमें क्या करते थे? पंच मारा जाता था, ठीक है ना? जैसे कोई लोहे का हथौड़ा है और उस जैसे कि समुद्र गुप्त का वीणा बजाते हुए डिजाइन बना दिया गया है, तो सिक्का रहता था, उसके ऊपर मुस्कान को झम से मारते थे, ठीक है ना? तो उससे पंच बन जाता था। तो वही सब क्या है? आहत सिक्के या पंच मार्क सिक्के बोलते हैं, या तो उसी को का सार्पण बोला जाता है ना? तो लिखो, प्राचीन सिक्कों को क्या बोला जाता था? आहत सिक्के, या तो फिर पंच मार्क सिक्के, या तो फिर कासार्पण सिक्के बोला जाता था, ठीक है। इसको याद रखना। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? पुराने जमाने में देखो, गुप्त काल के समय में, गुप्त काल के समय
एक चीज को याद रखना, इसको गुप्त काल में फिर से पढ़ेंगे लेकिन अभी भी बता देता हूँ। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ठीक है। चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपया कहा जाता था। तो लिख लो, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, दिनार। और चांदी के सिक्कों को रूपक या तो फिर रुपया कहा जाता था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। और मेरे को तो नहीं लगता कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य में और कुछ इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत होगी। अब अगले चैप्टर से हम लोग कल से, मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सब कल खत्म करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या है, उसके साल कितना कितना, उसको कालखंड को बराबर कितने भागों में बांटा गया है। फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पाषाण काल को फिर 3 भाग में बांटा गया है। तो ऐसे करके एक एक चीज करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो इतना, आज में यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना थैंक यू चाहिए, सर। नोट्स अच्छे से बनाइए। हाँ, थैंक यू चलिए सर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट भैया। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। वेलकम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।